हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और आज है 28 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। गाइज, अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सर का स्पेशल पेज शुरू हो चुका है। इसको ज्वाइन कर लो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की हम प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। और देखो, ये दिए गए टॉपिक्स पर आज फोकस करेंगे हम लोग। और एक और चीज़ मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम के पेज हैं जिनको आप फॉलो कर लो। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, चिल्ड्रंस डे, जो कि बचपन में हम सभी के लिए एक बड़ी मेमोरी के तौर पर देखने को मिलता था। याद करो अपने बचपन के डेज को। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन ये दिन आता था उस दिन ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या फाड़ दें, आग लगा दें, मतलब क्या हो गया ये। मतलब सोचो आप, मतलब चिल्ड्रंस डे और ये सब डेज जो मनाए जाते थे उसमें कितनी एक्साइटमेंट होती थी यार। अंदर से ऐसी बचपन में ऐसी खुशी होती थी कि गजब यार, आज तो क्या होगा। मतलब सुबह उठते सही थी मजा आ जाता था कि स्कूल जाना है, कुछ ना कुछ तो होगा, बम फटेगा, पता नहीं क्या होगा। कौन कौन इस बात से रिलेट कर पा रहा है? लाइक का बटन तुरंत हिट कर दो। होता था कि नहीं होता था? बट साला आजकल देखो, बर्थडे पार्टी हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बड़े से बड़ा या कुछ भी अचीवमेंट फाड़ दिया हो, हासिल कर दिया हो, कोई खुशी नहीं होती। अब तो आप लोग को खुशी तभी होगी जब एग्जाम में सिलेक्शन होगा, जब तक कि एसडीएम, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस की रैंक नहीं लग जाती है। एम आई राइट और एम आई राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये वही टॉपिक है गाइस। तो इसमें हम लोग चिल्ड्रंस डे के महत्व को जो है वो समझेंगे। और ये दिन हम सबके लिए एक रिमाइंडर के तौर पर है। आप जानते ही हैं कि बचपन के सपने और उनके वेलफेयर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। क्योंकि बच्चों के लिए फोकस करना जो है वो प्रोग्रेसिव, क्योंकि बोलते हैं ना कि बच्चे ही जो है वो फ्यूचर है इंडिया का। इंडिया में हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है क्योंकि ये दिन हमारे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे एक देश का भविष्य होते हैं और उनका डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन पैरामाउंट है, यानी कि वो करना ही करना है। ये दिन हमें उनके विजन को याद दिलाता है, एक ऐसा भारत का जो अपने सभी बच्चों का ख्याल रखे। इनिशियली ये दिन 20 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस के थ्रू यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता था, याद रखिएगा। लेकिन 1964 के बाद इंडिया ने इसे 14 नवंबर शिफ्ट कर दिया टू ऑनर हमारे ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उनके कमिटमेंट को चाइल्ड के वेलफेयर को लेकर, बच्चों के कल्याण को लेकर। उन्होंने हमेशा एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया और आज भी इनिशिएटिव्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और आईसीडीएस प्रोग्राम उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था, ये बात मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बच्चों के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए। ये चीज ध्यान में रखना कि नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। साइंटिफिक टेम्परामेंट और सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे जो है वो साइंटिफिक चीज़ों को जो है वो समझें और सेक्युलर वैल्यूज जो है वो अडॉप्ट करें, आपस में सभी लोगों के साथ मिलकर रहें, हर धर्म के लोगों के साथ मिलकर जो है वो रहें, जिससे कि उनका माइंडसेट जो है वो सेक्युलर नेशंस के प्रति जो है वो और डेवलप हो, बेटर हो। और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसीज बनाई, जो आज भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। आज के दिन स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, यानी कि इस दिन 14 नवंबर को, जैसे कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिक, डांस, ऐसे राइटिंग और पेंटिंग। ये एक्टिविटीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिव और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होती हैं। बच्चों को गिफ्ट्स और ट्रीट्स मिलते हैं। मुझे याद है कि बचपन में चॉकलेट्स वगैरह स्कूल में जो है वो मिलती थी। वो 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क नहीं आती थी पहले, अब तो मेरे ख्याल से वो 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क 10 रुपये की हो गई है। उस समय शायद वो 5 रुपये की 2 आती थी, आई थिंक ऐसा कुछ था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, बट शायद 5 रुपये की एक ही आती थी, आई डोंट नो। बट वो मिलती थी स्कूल, मज़ा आ जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। चाचा नेहरू सिर्फ बच्चों के चैंपियन नहीं थे बल्कि एक विजनरी लीडर भी थे। उन्होंने आईआईटीज, इसरो, आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जो आज भारत के डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। ट्राइबल राइट्स के लिए पंचशील प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया। पंचशील याद रखना, लिख लो कहीं पे, पंचशील योजना के बारे में, पंचशील प्रिंसिपल्स के बारे में ये आज आपको पढ़ना, ये आपका एक टास्क है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर सेक्युलर इक्वलिटी और ग्लोबल पीस के लिए इन्होंने काम किया नॉन अलाइंग मूवमेंट के तहत। नाम, और ये दूसरा पॉइंट भी लिख लो, नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये सब जनरल स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आप हमारे जनरल स्टडीज कोर्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक टॉपिक जो है वो मिल जाता है, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमारी जनरल स्टडीज के कोर्सेज हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो चिल्ड्रंस डे हमें याद दिलाता है कि अगर भारत को ट्रूली डेवलप करना है तो हमें हर बच्चे के एजुकेशन, हेल्थ और प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा। चाचा नेहरू का विजन था एक ऐसी सोसाइटी का जहां हर बच्चा एक वैल्यूड सिटीजन बन सके। सो गाइज, ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स अवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ चीज़ें काम की नहीं थी, समझने के लिए सिर्फ सुनने वाला ये टॉपिक था। बट आपको मैंने 2 टास्क दिए हैं आज, ये आपको टास्क कंप्लीट करना है। पंचशील प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेना, और एक और दिया ना मैंने आपको, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ये 2 टॉपिक्स के बारे में जो है आपको कवर अप करना है। सो गाइज, अब जो टॉपिक है वो है गुरु नानक देव जी का टॉपिक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु नानक देव जी जो सिर्फ एक धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, सोशल रिफॉर्मर। गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके उपदेशों से हम आज भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और ये आपके मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा। उनका प्रकाश पर्व, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। प्रकाश पर्व हमें ये याद दिलाता है कि एकता और समानता का संदेश कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रकाश पर्व के बारे में बात करें, जो गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव का प्रतीक है। याद रखना, हमें उनकी टीचिंग को याद करने का अवसर देता है। इस साल राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में देशवासियों को शुभकामनाएं दी और एकता और समानता को अपनाने पर जोर दिया। सो उनके जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। एक रोचक घटना कालीबेन नदी के पास हुई, जहां उन्होंने एक स्पिरिचुअल रिविलेशन का अनुभव किया और सभी धर्मों की समानता का संदेश दिया। उन्होंने अपने साथी भाई मर्दाना, ये फैक्ट ध्यान में रखना, भाई मर्दाना के साथ भारत और मध्य एशिया का सफर किया और लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सामाजिक सुधार का संदेश जो है वो दिया। करतारपुर में उन्होंने पहली सिख कम्युनिटी का स्थल स्थापित किया, जहां सब मिलकर आराधना और सेवा करते थे। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समाज को एक नई दिशा में ले गई। एक ओमकार का संदेश दिया इन्होंने, जो एक ही परमात्मा के अस्तित्व पर जोर देता है। कीरत करो, नाम जपो, वंद छको, ईमानदारी से जीविका कमाओ। यानी कि आपकी जो लाइवलीहुड होनी चाहिए वो ईमानदारी से होनी चाहिए। जो भी पैसा कमा रहे हो ईमानदारी से कमाओ। भगवान का नाम लो, नाम जपो, और नाम जपना तो बहुत बढ़िया होता है। इवन स्वामी प्रेमानंद जी भी जो है वो नाम जपने पर बहुत जोर देते हैं। आप में से कोई नाम जपता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखकर बताएं। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है मिलती है नाम जपने से। मैं अपना बताऊं तो मैं ओम नमः शिवाय का जो है वो नाम जो है वो जपता हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, और दिन में मतलब एक बार तो माला तो मैं करता ही हूँ। इवन इनका ये कहना है वन जगो, मतलब ज़रूरतमंद के साथ बांटना सीखो, शेयरिंग। तो ये 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया था। कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो होता है ना समाज में जाति के आधार पर भेदभाव, इसका इन्होंने विरोध किया और सबके लिए समान प्रेम और सम्मान का संदेश दिया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा कि परमात्मा रूप और आकार से परे है। परमात्मा का कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने जेंडर इक्वलिटी का भी प्रचार किया और महिलाओं के प्रति सम्मान के संदेश को प्रमोट किया, जो उस समय में एक क्रांति थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू करी, जिसमें सब एक ही जगह बैठकर भेदभाव से परे होकर भोजन करते हैं। ये समानता और सेवा का जीवंत यानी कि लाइव एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है। इवन आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे चले जाइए, वहाँ पर आपको खाने की व्यवस्था जो है वो मिलेगी। ऐसे काफ़ी सारे गुरुद्वारे जहाँ पर आपको मतलब आप चले जाओ, रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दे विल गोइंग टू हेल्प यू। इवन इन मैनी प्लेसेस वहाँ पर तो वो भी होता है
कि एक साइड में जो है एक छोटा सा वो ओपन कर दिया है काफ़ी सारे लोगों ने, एक स्टोर टाइप का, या फिर एक आप कह सकते हो कि एक छोटा सा एरिया जहाँ पर यूज्ड कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें होती है ना कि जो आपको दान देनी है, वहाँ पे जाके छोड़ जाओ, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली वो लाइन क्या थी वो याद नहीं आ रही। जिसको ज़रूरत नहीं है वो छोड़ जाए और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। मतलब क्लियरली उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कोई दान दक्षिणा कर रहे हैं या कोई किसी की हेल्प कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई जिसको ज़रूरत है उठा लो, मतलब ऐसे नहीं कि गरीबी उठाए, जिसको ज़रूरत है जो भी चीज़ यहाँ से ले जाओ, जिसको ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ तो वो रख जाओ। कितना बढ़िया मैसेज था वो। नानक जी भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया जो परमात्मा के रूप को रूप रहित और ओमनी प्रेजेंट मानता है। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में जो है वो समझाऊं तो ओमनी प्रेजेंट जो है वो होता है कि भगवान हर जगह प्रेजेंट है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो इनने बोला कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान हर जगह है। भक्ति मूवमेंट ने सामाजिक और धार्मिक विभाजनों को मिटाने का काम किया, क्योंकि लोग जो है वो रिलीजन के आधार पर भी बटे हुए थे और सोसाइटी में लोग जो है वो कास्ट के आधार पर बटे हुए थे। तो ये जो विभाजन था, ये डिवीजन था, इसको खत्म करने पर मेनली नानक जी का फोकस था। नानक जी के बाद सिख गुरुज जैसे कि गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी, इन्होंने इन आइडियल्स को और आगे बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का शाश्वत गुरु घोषित किया। यानी कि अब कहा कि अब नेक्स्ट गुरु कोई नहीं होंगे, अब जो गुरु है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि टेक्स्ट हम लोग को देखने को मतलब एक सैक्रेड बुक, किताब हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। आज के समय में गुरु नानक देव जी के संदेश यूनिटी, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के लिए एक प्रकाश रोशनी है। उनकी ऑनेस्ट लिविंग और नीडी के साथ शेयरिंग का मंत्र दुनिया भर के सामाजिक और आर्थिक समस्याएं का हल दे सकता है। कि भाई सबके साथ शेयर करो, यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो बांटो। आई हैव सीन पीपल की रेस्टोरेंट में बहुत लोग खाना छोड़ देते हैं। भाई खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको छूट गया, आपका पेट भर गया ना, उसको पैक कराओ और किसी ज़रूरतमंद को दे दो। आई डू द प्रैक्टिस। मेरी अगर टेबल होती है तो, यानी कि दूसरे की टेबल है तो मैं सजेशन दे देता हूँ, बट बाकी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता। बट अगर रेस्टोरेंट में मेरी अगर टेबल है, दैट मीन्स कि उसका बिल मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं उस पर जो है फोकस करता हूँ कि जो भी खाना लेफ्ट आउट है उसको पैक कराओ और उसको पैक करा के जो भी नीडी है उसको जो है वो डिलीवर कर दो सेम डे। अब आगे की जो है वो चर्चा करें तो नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षा हमें बताती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ एक बेटर सोसाइटी कैसे बनाई जाए। सो आप अपनी जर्नी में नानक देव जी के आइडियल्स को अपनाएं और एकता और समानता के संदेश को आगे बढ़ाएं। और यही चीज़ तो आपको आगे चल के जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपको करना है ही। और इवन मेंस में नानक जी के आप इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो है वो मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये था गाइस अच्छा टॉपिक काफ़ी। अब गाइस बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और जिसको नहीं पता, एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इस 3 शब्द को जो है वो तोड़ दो। कॉर्पोरेट अलग कर दो, सोशल अलग कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कर दो, आपको क्लियर हो जाएगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीकल्चर में क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे। क्या आपको पता है कि CSR के थ्रू 2024 से 2023 तक, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू टोटल 1.84 लाख करोड़ रुपीस डिस्बर्स हुए हैं। लेकिन इसका एग्रीकल्चर में कितना यूज हो रहा है तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। सो भारत की 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। कंपेयर करें तो पूरे दुनिया भर का एवरेज सिर्फ 25% है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर मात्र 16.73% ही GDP में कंट्रीब्यूट करती है और रूरल हाउस होल्ड्स की यह बैकबोन मानी जाती है। फिर भी हमारे फार्मर्स बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि उनको लोन्स जो है वो काफ़ी, मतलब इनफॉर्मल लोन्स काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे मिलते हैं। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के चलते। रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो सवाल उठता है कि CSR ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है।
क्या आपको पता है? तो इसका आंसर जरूर एंगेज होकर बताइए, एंगेजमेंट करिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो सीएसआर की पावर एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आइए समझते हैं। पहला, सीएसआर से मिलेगा पैसा। उस पैसे का इस्तेमाल आप जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज पर कर सकते हो, जैसे कि नए नए सेंसर्स फार्मर्स को दे सकते हो, ड्रोन्स दे सकते हो, जीपीएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। फार्मर्स को लोअर इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करा सकते हो, सब्सिडीज प्रोवाइड करा सकते हो, मॉडर्न टूल्स जो है वो अडॉप्ट करने में मदद करेगा ये। सोलार और बायोगैस सोल्यूशन जो है वो फार्मिंग को और सस्टेनेबल बनाते हैं, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी पर उसकी फंडिंग जो है वो कर सकते हो। आपको पता है कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के चलते जो है वो स्थिति काफ़ी खराब हो रही है, तो हमें ऐसे क्रॉप्स, ऐसी फसलों पर ध्यान देना है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट का असर उनके ऊपर ना पड़े। फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है जिससे कि उनका नॉलेज और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो, कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें। तो इन एरियाज पर अगर फंडिंग लगाई जाएगी तो एग्रीकल्चर में अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फार्मर्स जो है उनका सामान खराब होने से पहले मार्केट पहुंच के बिक जाए और उनको फेयर प्राइस मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट से उनका डायरेक्ट लिंक। ये सब सुन के तो लगता है कि वाई यार सीएसआर से एग्रीकल्चर में बहुत फायदा होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर को एक सेपरेट सेक्टर नहीं माना गया है, ये एक लीगल इशू। दूसरा, सीएसआर के प्रोजेक्ट चाहते हैं कि तुरंत क्विक रिजल्ट, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हमने ये फंडिंग करी और देखो इसका ये सोल्यूशन निकला, क्योंकि उनको उस प्रोजेक्ट के थ्रू भी ब्रांडिंग मिल जाती है। बट एग्रीकल्चर को चाहिए होता है शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स को पता है आपको 30% सीएसआर फंड्स मिलते हैं, बट ये अंडर डेवलप्ड एरियाज को नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ उन एरियाज को मिलते हैं जो डेवलप्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कंपनीज को दिखाना है कि हमने ये किया, ऐसा किया। क्या आपको लगता है कि ये चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपको बता दें कि हो सकते हैं। इसके लिए 5 स्टेप्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहले तो जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है कि भाई लीगल इशू है। कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 7 जो है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो अलग नहीं रखा गया, तो उसको अलग कर दो, आप उसकी कैटेगरी बना दो। अफोर्डेबल क्रेडिट और इंश्योरेंस के ऑप्शंस प्रमोट करो कि भाई किसान को जो है वो सीएसआर फंड्स के थ्रू जो है वो जीरो, मैं तो बोल रहा हूँ जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। कितना बढ़िया होगा। आज की रेट में 0% ईएमआई पे साला 0% इंटरेस्ट पे लोगों को फोन मिल जा रहा है, महंगे महंगे। बेचारे किसान को जो है वो 0% इंटरेस्ट पे वो नहीं दे सकते हैं। एक जवान मूवी का मुझे एक बहुत अच्छा डायलॉग जो है वो याद आया अभी। जवान मूवी जो है शाहरुख खान की अभी लेटेस्ट, तो उस मूवी में एक डायलॉग ये था कि बताओ जरा कि किसान को जो है वो लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है और एक मर्सिडीज वाले को लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, और अब आपको बताना ये है कि दोनों में से जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो किसको लोन मिलेगा। तो वहां पर ये बताइए कि अगर आप मर्सिडीज कार खरीद रहे हो तो आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, बट किसान अगर लोन लेता है तो उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो कितनी गलत बात है ये। ऐसे ही हम सप्लाई चेन को मजबूत कर सकते हैं जिससे कि सामान जो है वो जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंच सके, किसान को जल्दी पैसा मिल सके। फिर इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है वहां पर भी सीएसआर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जाए, सिर्फ डेवलप्ड एरियाज पे ना जाए। फार्मिंग प्रैक्टिसेस को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर फंडिंग जो है वो की जाए। अगर सीएसआर को एग्रीकल्चर के लिए सही तरीके से यूज किया जाए तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि एक सोशल रिवॉल्यूशन भी होगा। समाज में एक क्रांति आ जाएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था आपके समझने के लिए, राइट, कि सीएसआर भी एग्रीकल्चर में काफी हेल्प कर सकता है, और ये आप सोल्यूशन मेंशन कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के टॉपिक को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि सरकार जो है वो किस प्रकार से अपने अमाउंट को जो है वो शेयर कर रही है, फाइनेंस को जो है वो शेयर कर रही है स्टेट के साथ, और लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट के पास ज्यादा फंड होने चाहिए तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल जो है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं। पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूज की तरफ चलें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने मैंडेट किया है कि 2024-25 और 25-26 के ग्रांट्स के लिए सारी स्टेट्स को स्टेट फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पालन करना पड़ेगा।
अब तक अरुणाचल प्रदेश के अलावा सभी स्टेट्स ने स्टेट फाइनेंस कमीशंस को बना लिया है, और गुजरात ने अभी रिसेंटली नवंबर 2024 में अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कई स्टेट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन के मैंडेट्स को टाइमली कंप्लाई नहीं करते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवोल्यूशन में डिले क्रिएट करता है, यानी कि पैसे जो है वो उसको ट्रांसफर करने में डिले करता है। और आपको बता दें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 243I के अंडर एस्टैब्लिश किया जाता है। गवर्नर को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 1 साल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, ये प्रोविजन था। और फिर हर 5 साल में रिन्यू करना होता है, ये मेंशन था। और इनका मेन काम है स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड करना। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करेगी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कितना कितना पैसा जो है वो मिलना चाहिए, इस चीज़ का रिकमेंडेशन देगी। ये टाइमली मतलब इसका टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, मतलब यानी कि इसको समय पर अगर बना दिया जाए तो ये इंश्योर किया जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये अपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल कर पाए, यानी कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग टास्क को करने की, ये पूरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि देखो फंड्स की तो ज़रूरत है ही पूरी चीज़ों को करने के लिए। सो 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ क्लियर रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को टाइम के अंदर तैयार करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, और ATR यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर एक्शन लिए हैं, इसको लेजिस्लेचर में सबमिट करना होगा। और आपको बता दें कि काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ दूसरी या तीसरी स्टेट फाइनेंस कमीशन ही स्टैब्लिश करी है, जबकि 2019-20 में 6th फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टैब्लिश होना था। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर 5 साल में इसका रिन्यूअल होना ज़रूरी होता है। ये स्टेट रेवेन्यूज़ को यानी कि स्टेट की जो भी इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर जगह पर, तो उस पर फोकस करती है। जैसे कि जो हम लोग को पंचायत देखने को मिलती है, म्यूनसिपैलिटीज़ देखने को मिलती है, उनको जो फंडिंग की आवश्यकता होती है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है और उस पर गंभीर तरीके से जो है वो सोच विचार करती है। फिर ट्रांसपेरेंसी और बेटर गवर्नेंस को ये प्रमोट करने का भी काम करती है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि काफ़ी सारी स्टेट्स टाइम पर इसको बनाती नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली रिसोर्सेज और अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत ही वीक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके चलते सही रिकमेंडेशन आ नहीं पाता। कई बार पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट्स की कमी जो है वो होने के कारण जो है वो ये इसकी क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो ये सब इसके चैलेंजेस हैं। अब सॉल्यूशंस के बिना बात इनकम्प्लीट होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये डेडलाइन से पहले इसको जो है वो स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट जो है उनको अपॉइंट करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न डेटा का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा टूल्स का स्पेशली, जिससे कि एक्यूरेट डेटा मिल सके। और फिर इसके अलावा एक्शन टेकन रिपोर्ट्स को टाइमली जो है वो सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टेट्स कंप्लाइंस कर रही है तो उनको रिवॉर्ड भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि और भी दूसरी स्टेट जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करें और उस पर गंभीरता से जो है वो काम करें। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। सो गाइज, हम एक ऐसे ग्लोबल इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस बन सकता है। हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR के बारे में। तो आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इसे टैकल कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइज, कुछ दिन पहले जेद्दा सऊदी अरेबिया में चौथी ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस AMR पर हुई थी। इसमें 57 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 450 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे। इसकी थीम थी फ्रॉम डिक्लेरेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेलरेटिंग एक्शंस थ्रू मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप फॉर द कंटेनमेंट ऑफ AMR। इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम था जेद्दा कमिटमेंट्स, जिसमें एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया जो 2030 तक AMR चैलेंजेस को एड्रेस करेगा। अब बात करते हैं जेद्दा कमिटमेंट्स की। एक नए AMR वन हेल्थ लर्निंग हब का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। यहां बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी।
एक बायोटेक ब्रिज लॉन्च किया गया है जो AMR के अगेंस्ट रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट करेगा। 2025 तक एक इंडिपेंडेंट पैनल फॉर एविडेंस ऑन AMR क्रिएट करने का प्लान किया गया है। डेटा शेयरिंग के लिए भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म का यूज प्रमोट किया गया है, जैसे ग्लास, AMR और इनफार्म। इस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने मिलकर कोलैबोरेट किया। सो कुछ की हाइलाइट्स ये हैं: सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को प्रमोट करने की स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई। क्लीन वाटर और सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया गया, क्योंकि ये AMR रिड्यूस करने का एक मेजर फैक्टर है। इंडिया ने कुछ सॉलिड प्रपोजल दिए, जैसे AMR मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड एस्टैब्लिश करना और AMR डिटेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। तो ये थी कॉन्फ्रेंस की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये AMR क्या होता है। सो सिंपल शब्दों में, जब पैथोजेंस एंटी माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट रेजिस्ट बन जाते हैं तो ट्रीटमेंट फेल होने लगता है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि आप दवाई खाओगे तो दवाई का असर आपकी बॉडी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर गई है आपकी दवाई से, या फिर आपकी बॉडी के जो कीटाणु हैं वो रेजिस्ट कर गए हैं कि दवाई का असर उनके ऊपर नहीं होगा। जैसे आज की डेट में कई बार आप देखते होंगे कि जैसे कि ऑल आउट जो है हम जलाते हैं और उसी के ऊपर आकर मच्छर बैठ जाता है, मच्छर मर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मच्छर रेजिस्ट हो गए उस केमिकल से। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप जो है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो कई बार जैसे डॉक्टर ने आपको पेन किलर दिया तो आप, और डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन का डोज जो है वो आपको लेना है, तो 2 दिन के बाद आपका पेन जो है वो खत्म हो गया, तो आपने क्या किया? तीसरे दिन का डोज कंप्लीट नहीं किया, छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको पेन होगा तब क्या होगा? तब आप 3 दिन का भी कंप्लीट डोज कर लेंगे तो भी वो पेन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है ये एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब आपकी बॉडी को एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो नहीं हो रहा है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि एक टाइम पर मैं कॉम्बली फ्लेम करके एक पेन किलर होती थी, वो मैं खाता था बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के, क्योंकि मुझे हेल्प कर रही थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि हम बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के दवाई जो है वो खा लेते हैं। तो एक पेन किलर खाई मैंने, उससे दर्द ठीक हुआ, एक टाइम तक चलता रहा, रोज़ एक पेन किलर खाता था मैं। फिर मुझे 2 पेन किलर्स की आवश्यकता पड़ने लगी, फिर मुझे 3 पेन किलर्स की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया कि दवाई खा के भी मेरा पेन रिलीफ नहीं होता था, मुझे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे, तो मैं फ्रीक्वेंटली इंजेक्शंस लगवाता था। फिर एक टाइम के बाद वो इंजेक्शंस का असर भी खत्म हो गया। फिर जर्मनी से इन्फ्लेक्सीमैब रेमिगेट करके एक इंजेक्शन आया, ऐसे 12 इंजेक्शन जो है मंगवाए थे, वो करीब 4.5 लाख रुपए के आए थे। तब जाकर मैं जो है वो बेड से उठना शुरू हुआ मेरा, तो क्योंकि मुझे एक क्रॉनिक डिजीज़ थी, बहुत इश्यूज मैंने लाइफ में झेले। फिर उसके बाद जो है नेचुरल प्रैक्टिसेस के थ्रू मैं ठीक हो गया, और आप लोगों की दुआ की वजह से, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स की दुआ की वजह से, जिन्होंने बहुत दुआ करी थी मेरे लिए 2019-20 के टाइम पीरियड पे। एनीवेज, तो ये चीज़ें हैं। तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ जो है वो, उसके कारण ये AMR का इशू देखने को मिलता है, राइट। कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि लाइव स्टॉक में इनका रूटीन यूज़ एक और बड़ी वजह भी है, राइट। और आपको बता दें कि AMR का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं, इकोनॉमी पर भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक AMR रिलेटेड हेल्थ केयर कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। GDP लॉसेस 2030 तक $3.4 ट्रिलियन तक जा सकते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग है ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स। तो गाइज, AMR को टैकल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सो रिसर्च और इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। नेशनल एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। इक्विटेबल एक्सेस एंटी माइक्रोबियल्स का मिलना चाहिए, यह इंश्योर करना होगा। सर्विलांस सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे डेटा ड्रिवन डिसीजन लिए जा सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2030 तक AMR रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए पूरे दुनिया भर की कमिटी को कमिटेड रहना होगा। और आपको बता दें कि AMR जो है वो एक साइलेंट पेंडेमिक है गाइस, और इसे टैकल करने के लिए हम सबको, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करना। अब गाइस, जो हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक के बारे में, इंडिया और रशिया का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया रशिया के इकोनॉमिक टाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
क्या चैलेंजेस हैं इंडिया और रशिया की इकोनॉमी के बीच में, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो ये पूरी कहानी जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि इंडिया और रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का सेशन न्यू दिल्ली में हुआ। दोनों कंट्रीज ने बोला कि वो अपने व्यापार को 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रख रहे हैं और 2030 से पहले ये पॉसिबल करेंगे। पर पेमेंट और लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस हैं जो सॉल्व करने की ज़रूरत है। इंडिया चाह रहा है कि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है इससे आगे बढ़कर एग्रीकल्चर, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में ट्रेड जो है वो किया जाए रशिया के साथ। इंडिया और रशिया का ट्रेड वॉल्यूम अब तक 66 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है, जो एक बड़ा माइलस्टोन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब 90% ट्रेड जो है वो लोकल या ऑल्टरनेटिव करेंसीज में हो रहा है, यानी कि डॉलर को छोड़कर हम लोकल करेंसीज में 90% तक ट्रेड जो है वो कर रहे हैं, और कच्चा तेल जो है वो इनमें सबसे ज़्यादा है ट्रेड में। इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरीज और ऑटोमोटिव पार्ट्स को। इसके अलावा कनेक्टिविटी के नए प्रोजेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर ये ट्रेड लॉजिस्टिक्स को और स्मूथ बनाएंगे। रशिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाता है, जिसमें जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं डिफेंस और फार्मा जैसे सेक्टर्स में। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, न्यू दिल्ली में एक रशियन बिजनेस सेंटर बन रहा है जो दोनों कंट्रीज के बिजनेस को कनेक्ट करेगा। लेकिन हर पार्टनरशिप के चैलेंजेस होते हैं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ अभी 57 बिलियन यूएस डॉलर का है, मेजरली क्रूड ऑयल की वजह से, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल जो है वो और नेचुरल गैस रशिया से जो है वो मंगवाते हैं। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ टाइज या रिलेशंस और सैंक्शन भी एक हर्डल है। ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना अभी स्लो है, स्पेशली ऑटोमोटिव और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में। अब सैंक्शंस का सॉल्यूशन स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू मिला, जो पेमेंट्स को स्मूथ बनाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। और आपके लिए टास्क है, आज ही आपको पढ़ना है वॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, आगे चल के आएगा ये टॉपिक तो हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपके पास ये टास्क है पढ़ने का। हालांकि पहले मैं इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो कवर करवा चुका हूं, वो भी डिटेल में, और जीएस के लेक्चर्स में तो काफी डिटेल में हम लोग चीजें कवर करवाते हैं। इवन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं जो ट्रेड को और बेहतर करेगा। एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज किया जा रहा है और कस्टम्स को और भी सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, जिस पर एग्रीमेंट साइन करना अभी भी पाइपलाइन में है, मतलब अभी भी मतलब हमारी लिस्ट में है। ये पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज मिलके एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप बनाते हैं। और एशिया के अंदर इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है ये बेसिकली पूरे मतलब हमें बेनिफिट तो प्रोवाइड कराएगी, बल्कि पूरे एशिया में जो रशिया का भी जो इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है उससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। ये इंडिया रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की डिटेल एनालिसिस थी, तो होपफुली आपको ये पूरी चीज काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब गाइस देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से सुनो। पहले जो मैं चीज बता रहा हूं उसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना। चाइना के लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है, और इसका चैंग प्रोग्राम की स्पेशली बात हो रही है। ये नाम आपने सुना होगा शायद, बट क्या आप जानते हो कि चैंग ई मिशन ने कैसे मून की एक्सप्लोरेशन को एक नए लेवल पर लेकर गया? क्योंकि चाइना जो है वो मून तक पहुंच चुका है, इस बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी होगी। सबसे पहले चैंग प्रोग्राम के नाम जो है वो के बारे में बात करें तो ये एक चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर रखा गया है, राइट? यानी कि चाइना के मून भगवान के नाम पर रखा गया है, जो एक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ये CLEP को 2003 में जो है वो शुरू किया गया था, और इसका फोकस है मून को डिटेल में स्टडी करना और फ्यूचर मिशंस के लिए बेस प्रिपेयर करना। चाइना का स्पेस एम्बिशन सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है, वो पूरी तरह मून पर अपना मार्क छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चैंग E4 ने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मून के फार साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग। फार साइड वो होती है जो हमेशा हमसे छुपी रहती है, यानी कि हम कभी भी मून को जो है वो मून के पीछे वाले हिस्से को कभी नहीं देख पाए हम, क्योंकि अब देखो धरती जो गोल घूम रही है और मून जो गोल घूम रहा है, तो उनका एक मतलब रोटेशन इस प्रकार से होता है,
और रेवोल्यूशन इस प्रकार से होता है कि कभी भी धरती से खड़े होकर हम मून के पिछले हिस्से को कभी नहीं देख पाए। तो चाइना ने वहां पर लैंडिंग करा दी है। यह मिशन साइंटिफिकली काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साइड की सरफेस यूनिक है और काफी मिस्टीरियस भी है। यह एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था जो प्रूव करता है कि चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी दुनिया की टॉप कंट्रीज के बराबर है। अब बात करते हैं चैंग E6 के बारे में, जो और भी ज्यादा एम्बिशियस मिशन है। इसका गोल है मून के नियर और फार साइड्स के डिफरेंस को समझना, यानी कि सामने वाली साइड और पिछले साइड के डिफरेंस को समझना। यह चैंग E6 का मिशन है और धरती पर लूनार सैंपल्स वापस लेकर आना, यानी मून के फार साइड के सैंपल्स लेकर आना। यह मिशन मून के उन एरियाज का एनालिसिस कर रहा है या करेगा जहां पहले कभी एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। इमेजिन करिए मून का एक टुकड़ा धरती पर लेकर आना, और वो ऐसा टुकड़ा जिसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, उस जगह का टुकड़ा। तो ये था चैंग ई प्रोग्राम का एक टॉपिक, और इससे रिलेटेड आपके सामने जो क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की। अब देखो, एक और बहुत शानदार टॉपिक आपके सामने है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो और इसका आंसर देना। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का ये टॉपिक है। बहुत शानदार अभी इन्वेंशन हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इंडिया ने एक ऐसी मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जो 1000 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक तरीके से अटैक करेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 किलोमीटर तक सटीक तरीके से अटैक करेगी। इसको बनाया है DRDO ने हमारी, और आपको जानकर गर्व होगा कि DRDO की कई लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। आपको ये जानना इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो मिसाइल है, ये अपनी रेंज और सटीकता कैपेबिलिटीज के मामले में दुनिया की बेस्ट मिसाइल जैसे कि USA की टोमाहॉक और रशिया की कैलिबर के बराबर है। ये बात हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब हमारी मिलिट्री के पास वो पावर है जो पहले सिर्फ वर्ल्ड पावर्स के पास जो है, यानी कि बड़ी बड़ी जो कुछ ही चंद कंट्रीज के पास जो है वो हुआ करती थी, वो हमारे पास भी अब आ चुकी है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और एक मेंस का ये वाला क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन से रिलेटेड, ट्राई करिएगा। आर्टेमिस मिशन को आज आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका आंसर जो है वो 150 वर्ड्स में लिखकर बताना है।